अस्सलामुअलैकुम। नेबोश आईजीसी कोर्स में खुशामदीद। ये एलिमेंट 8 की 5वें और आखिरी वीडियो है जिसका उन्वान है कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट यानी ठेकेदारों का इंतजाम। पिछली वीडियो में हमने समझा कि ऑर्गेनाइजेशंस में मुख्तलिफ लेवल्स पर किसकी क्या जिम्मेदारी है। आज हम एक खास और बहुत अहम मौजू समझेंगे जो है कॉन्ट्रैक्टर्स का मैनेजमेंट। आजकल तकरीबन हर वर्कप्लेस में कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, चाहे क्लीनिंग हो, मेंटेनेंस हो, कंस्ट्रक्शन हो, आईटी हो, कॉन्ट्रैक्टर्स हर जगह हैं। इनका सही मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप 5 अहम चीजें समझ जाएंगे। पहली चीज, आप समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कप्लेस में क्यों इस्तेमाल होते हैं। दूसरी चीज, आप शॉर्ट ड्यूटीज समझेंगे, यानी क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों की क्या जिम्मेदारियां हैं। तीसरी चीज, आप सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे सिलेक्ट करने चाहिए। चौथी चीज, आप प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन समझेंगे, काम शुरू होने से पहले क्या करना होता है। और पांचवें चीज, आप मॉनिटरिंग और मैनेजिंग समझेंगे, काम के दौरान कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मैनेज करें। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों इस्तेमाल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स को 3 मेन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला मकसद है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट डिलीवर करना। मिसाल के तौर पर एक साइट अपनी बिल्डिंग एक्सटेंड करना चाहती है, वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर लेगी प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए। खुद वर्कर्स एम्प्लॉय करने की बजाय कॉन्ट्रैक्टर लेना ज्यादा प्रैक्टिकल है। दूसरा मकसद है स्पेसिफिक स्किल डिलीवर करना। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी ट्रेनिंग दिलवाना चाहती है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्टर एंगेज करेगी। तीसरा मकसद है एक्स्ट्रा लेबर फराहम करना, जब ज्यादा वर्कर्स की जरूरत हो। कॉन्ट्रैक्टर्स की एंगेजमेंट 2 तरह की हो सकती है, वन ऑफ सर्विस जैसे आईटी स्वीट की रीफिटिंग, या ऑनगोइंग बेसिस पर जैसे इन हाउस केटरिंग या क्लीनिंग सर्विसेज। अब समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एक कोर प्रॉब्लम है जिसे समझना जरूरी है। अगर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर के काम से पैदा होने वाले रिस्क को इग्नोर करे तो वर्कर्स को नुकसान हो सकता है, और अगर कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट के वर्कप्लेस में मौजूद रिस्क को इग्नोर करे तो कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स को नुकसान हो सकता है। की पॉइंट ये है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि कोई भी पार्टी दूसरी के रिस्क को इग्नोर करे। दोनों पार्टीज को मिलकर काम करना होगा, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए शेयर्ड ड्यूटीज को समझते हैं। बुनियादी बात यह है कि जिम्मेदारी शेयर्ड है। कॉन्ट्रैक्टर अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी का जिम्मेदार है और उन सब लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी का भी जो इसके काम से अफेक्टेड हो सकते हैं। क्लाइंट अपने वर्कर्स का जिम्मेदार है और उन सब लोगों का जो इनके प्रेमिसेस में है। एक की रिकॉग्निशन ये है, कॉन्ट्रैक्टर और इसके वर्कर्स सबके लिए ड्यूटी रखते हैं और क्लाइंट और इनके वर्कर्स भी सबके लिए ड्यूटी रखते हैं। आइए कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की ड्यूटीज डिटेल में देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी अपने आप में एक एम्प्लॉयर है। मिसाल के तौर पर एक क्लीनिंग कंपनी जो किसी क्लाइंट के प्रेमिसेस में क्लीनिंग करती है, वो अपने आप में एम्प्लॉयर है। इसकी ड्यूटी किसके लिए है? पहले अपने वर्कर्स के लिए, यानी वो इंडिविजुअल क्लीनर्स जो क्लाइंट के प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए जो इनके काम से अफेक्टेड हो सकते हैं, जैसे क्लाइंट के वर्कर्स, क्लाइंट के प्रेमिसेस में आने वाले विजिटर्स। तो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की ड्यूटी सिर्फ अपने वर्कर्स तक महदूद नहीं है, बल्कि सबके लिए है जो इनके काम से अफेक्ट हो सकते हैं। अब इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स की ड्यूटीज देखते हैं। वो इंडिविजुअल क्लीनर्स जो क्लाइंट के प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं, वो क्लीनिंग कंपनी के वर्कर्स हैं। इनकी ड्यूटी किसके लिए है? पहले अपने आप के लिए, अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना। दूसरे लोगों के लिए, अपने फेलो वर्कर्स, क्लाइंट के वर्कर्स, विजिटर्स, यानी हर वो शख्स जो इनके काम से अफेक्ट हो सकता है। तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना और दूसरों का ख्याल रखे। अब क्लाइंट की ड्यूटीज देखते हैं। क्लाइंट वो है जो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है। क्लाइंट बतौर एम्प्लॉयर की ड्यूटी किसके लिए है? पहले अपने वर्कर्स के लिए, अपने डायरेक्ट एम्प्लॉइज के लिए। दूसरों के लिए जो इनके काम से अफेक्टेड हो सकते हैं, इसमें शामिल हैं कॉन्ट्रैक्ट क्लीनर्स जो इनके प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं, कोई भी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स जो प्रेमिसेस में हैं, विजिटर्स जो प्रेमिसेस में आते हैं। तो क्लाइंट की ड्यूटी सिर्फ अपने एम्प्लॉइज तक महदूद नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी इनकी जिम्मेदारी में आते हैं। क्लाइंट के अपने वर्कर्स की भी ड्यूटीज है।
क्लाइंट के इंडिविजुअल वर्कर्स की ड्यूटी किसके लिए है? पहले अपने आप के लिए, अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना। दूसरे लोगों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट क्लीनर्स, फेलो वर्कर्स, विजिटर्स, यानी हर वो शख्स जो इनके काम से अफेक्ट हो सकता है। तो क्लाइंट के वर्कर्स भी कॉन्ट्रैक्टर्स की सेफ्टी के बारे में सोचेंगे, न कि सिर्फ अपने बारे में। आइए ये सब आसान अल्फाज में समझते हैं। कॉन्ट्रैक्टर और इनके वर्कर्स सबके लिए ड्यूटी रखते हैं। क्लाइंट और इनके वर्कर्स भी सबके लिए ड्यूटी रखते हैं। की पॉइंट ये है कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर करने की जिम्मेदारी क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों में शेयर्ड है। दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट में है कि वो सब कुछ करें जो सर्कमस्टांसेस में रीजनेबल समझा जाए। इस तरह वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर सकते हैं और क्रिमिनल लायबिलिटी से बच सकते हैं। ये कोई फेवर नहीं है जो कोई किसी पर कर रहा है, ये दोनों के अपने इंटरेस्ट में है। क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे मैनेज करता है? इसके 3 की एरियाज हैं। पहला स्टेज है सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, सही कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब करना। दूसरा स्टेज है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क, काम की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन करना। तीसरा स्टेज है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द वर्क, काम की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट करना। तीनों स्टेजेस जरूरी हैं। अगर एक भी स्टेज सही न हो तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आइए हर स्टेज को डिटेल में समझते हैं। पहले स्टेज यानी कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन से शुरू करते हैं। बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि कॉन्ट्रैक्टर्स का इंतखाब इनकी हेल्थ एंड सेफ्टी कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर केयरफुली करना चाहिए। ड्यू डिलिजेंस जरूरी है, यानी एंगेज करने से पहले इनकी कैपेबिलिटी चेक करनी चाहिए। और एक बहुत अहम बात, सिर्फ प्राइस नहीं देखनी, हेल्थ एंड सेफ्टी कॉम्पिटेंस भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कॉस्ट है। अगर आपने सबसे सस्ता कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ इसलिए ले लिया कि वो सस्ता था और इसकी सेफ्टी कॉम्पिटेंस अच्छी नहीं थी, तो सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, प्रोसिक्यूशंस हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स सेलेक्ट करते वक्त क्या चेक करना चाहिए? आइए डिटेल में देखते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, क्या इनके पास रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है? रिस्क असेसमेंट्स, क्या इनके पास रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का एविडेंस है? मेथड स्टेटमेंट्स, क्या इनके पास सेफ वर्किंग प्रोसीजर्स हैं? ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, क्या इनके वर्कर्स ट्रेन्ड और कॉम्पिटेंट हैं, इसका प्रूफ है? क्वालिफिकेशंस, क्या रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस हैं? एक्सपीरियंस, क्या सिमिलर काम का ट्रैक रिकॉर्ड है? एक्सीडेंट हिस्ट्री, इनका प्रीवियस इंसिडेंट रिकॉर्ड कैसा है? एनफोर्समेंट हिस्ट्री, क्या कोई नोटिसेस या प्रोसिक्यूशंस हुई हैं? रेफरेंसेस, प्रीवियस क्लाइंट्स से रेफरेंसेस लें। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट्स, वैलिड लायबिलिटी इंश्योरेंस होनी चाहिए। ट्रेड एसोसिएशन मेंबरशिप, किसी प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप है? ये सब चीजें चेक करने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर कॉम्पिटेंट है या नहीं। अब दूसरा स्टेज समझते हैं जो है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होनी चाहिए। ये 2 तरफा है। क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्टर को बताना चाहिए कि वर्कप्लेस में क्या हजार्ड्स और रिस्क्स हैं। मिसाल के तौर पर कहाँ एस्बेस्टॉस है, कहाँ इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स हैं, फायर एग्जिट्स कहाँ हैं वगैरह। कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट को बताना चाहिए कि इनके काम से क्या हजार्ड्स और रिस्क्स पैदा होंगे। मिसाल के तौर पर हम वेल्डिंग करेंगे जिससे स्पार्क्स निकलेंगे, हम केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे जिनसे फ्यूम्स होंगे वगैरह। इस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मकसद ये है कि काम इस तरह प्लान हो सके कि सब सेफ रहे। कॉन्ट्रैक्टर को 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। पहला है रिस्क असेसमेंट, इसमें काम के हजार्ड्स आइडेंटिफाई होते हैं और रिस्क्स इवॉल्यूएट होते हैं। दूसरा है मेथड स्टेटमेंट, उसे सेफ वर्किंग मेथड्स की डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ये बताता है कि काम सेफली कैसे किया जाएगा। क्लाइंट का क्या रोल है? क्लाइंट को ये रिस्क असेसमेंट्स और मेथड स्टेटमेंट्स एग्जामिन करने चाहिए काम शुरू होने से पहले। देखना चाहिए कि कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम्स या एरर्स तो नहीं है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो काम शुरू होने से पहले रिजॉल्व करने चाहिए। गुड प्रैक्टिस ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स काम शुरू होने से काफी पहले मांगे जाएं। इस तरह रिव्यू का वक्त मिलता है और अगर कोई इश्यूज हैं तो काम में डिले किए बगैर रिजॉल्व हो सकते हैं। जब साइट पर एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स हों तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है? कई कॉन्ट्रैक्टर्स एक ही वक्त में साइट पर हो सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर की एक्टिविटीज दूसरे के लिए हजार्ड बन सकती हैं। सोल्यूशन क्या है? केयरफुल कोऑर्डिनेशन चाहिए। एक्टिविटीज इस तरह प्लान होनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स न हो। मिसाल,
एक कॉन्ट्रैक्टर हाइट पर काम कर रहा है। इस सिचुएशन में क्या कंट्रोल होना चाहिए? इस एरिया में नीचे किसी दूसरे को काम नहीं करना चाहिए। अगर ऊपर से कुछ गिर जाए तो नीचे वाले को लगेगा। तो एक्टिविटीज एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए। ये प्लानिंग स्टेज में तय होना चाहिए। तीसरा स्टेज है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग। काम शुरू होने के बाद क्या करना है? क्लाइंट को कुछ अरेंजमेंट्स करने चाहिए। साइनिंग इन एंड आउट प्रोसीजर, ताकि पता हो कि कौन साइट पर है। इमरजेंसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम्ड वर्क सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से एक नेम पर्सन होना चाहिए जो सुपरवाइजर हो। इससे सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है। साइट इंडक्शन ट्रेनिंग, सब कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को साइट के रूल्स और हैजार्ड्स के बारे में बताया जाए। फायर एग्जिट्स कहाँ हैं, पीपी क्या चाहिए, इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या हैं। परमिट टू वर्क सिस्टम, हाई रिस्क एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए परमिट टू वर्क सिस्टम इस्तेमाल हो। ये सब अरेंजमेंट जरूरी हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के काम को मॉनिटर कैसे करें? सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि इन डॉक्यूमेंट्स के खिलाफ मॉनिटर करें जो प्लानिंग स्टेज में बने थे, यानी रिस्क असेसमेंट और मेथड स्टेटमेंट के खिलाफ चेक करें। रेगुलर चेक्स करें कि अग्रीड सेफ वर्किंग मेथड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ऑब्जर्वेशन करें कि काम कैसे हो रहा है। अगर प्रॉब्लम्स मिले तो क्या करें? काम रोक दें ताकि इश्यू एड्रेस हो सके। पहले इश्यू रिजॉल्व करें, फिर काम कंटिन्यू हो। ये क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि अगर सेफ मेथड्स फॉलो नहीं हो रहे तो काम रोके, वरना एक्सीडेंट हुआ तो क्लाइंट भी रिस्पॉन्सिबल होगा। हाई रिस्क एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए परमिट टू वर्क सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। परमिट टू वर्क क्या है? ये एक फॉर्मल सिस्टम है जो पार्टिकुलरली डेंजरस वर्क को कंट्रोल करता है। कब इस्तेमाल होता है? जब काम बहुत खतरनाक हो। मिसाल के तौर पर हॉट वर्क जैसे वेल्डिंग, कन्फाइंड स्पेस एंट्री जैसे टैंक में जाना, इलेक्ट्रिकल वर्क जैसे लाइव वायर्स पर काम। हम परमिट टू वर्क सिस्टम्स को एलिमेंट 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना जान ले कि ये हाई रिस्क कॉन्ट्रैक्टर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का एक अहम टूल है। आइए आज की वीडियो का खुलासा करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों इस्तेमाल होते हैं? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक स्किल्स, एक्स्ट्रा लेबर के लिए। कोर इश्यू क्या है? दोनों पार्टीज को एक दूसरे के रिस्क इग्नोर नहीं करने चाहिए। शॉर्ट ड्यूटीज, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट दोनों सब के लिए ड्यूटी रखते हैं। सिलेक्शन में क्या चेक करें? H&S पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट्स, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, रेफरेंसेस, इंश्योरेंस। प्लानिंग में क्या करें? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, रिस्क असेसमेंट्स और मेथड स्टेटमेंट्स रिव्यू करें। कोऑर्डिनेशन में क्या करें? मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करें। मॉनिटरिंग में क्या करें? साइनिंग इन, आउट, इंडक्शन, नेम सुपरवाइजर, परमिट टू वर्क। अगर प्रॉब्लम्स मिले, काम रोकें, इश्यू एड्रेस करें, फिर कंटिन्यू करें। इसके साथ हमारा एलिमेंट 1 कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम एलिमेंट 2 शुरू करेंगे, जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में सीखेंगे। अल्लाह हाफिज।